तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। भगवान करे आप लोग बहुत अच्छे से रहें और बोर्ड में भर भर के नंबर लाएं और उसके बाद भर भर बोरी पैसा कमाएं। ठीक है, तो आज देखिए सबसे पहली बात क्या लेकर के आ गए हैं जी भैया आपके सामने। तो बहुत सिंपल सी बात है, इजी मैथ मतलब इजी भैया, वो तो बहुत हो गया। लेकिन अब थोड़ी सी साइंस में छलांग लगाई जाए और साइंस को एकदम एकदम कहते हैं ना कि जो पहाड़ बना के रख दिए हैं आप लोग कि ये है वो है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम एकदम छोटे से छोटे चीज में कर करके समझाएंगे। जो चैप्टर आपको लगता है कि 10 घंटा का है उसको हम आपको 1 घंटा के अंदर समझाएंगे। यानी जो चैप्टर लगता है आपको कि 1 घंटा का है वो हम आपको 20 मिनट के अंदर समझा के दिखाएंगे। बस होगा ये कि हम पहले से चीज़ों को टाइप करके लाएंगे और मेरा 100% फोकस रहेगा कि आप बातों से दिमाग में, हमारे बातों से दिमाग में कॉन्सेप्ट का आदान प्रदान करें। बात समझ रहे हैं? मतलब कि मेरा फोकस इस पर नहीं रहेगा कि ये परिभाषा लिख रहे हैं ये तुम समझ भी नहीं रहा इधर। नहीं, मेरा फोकस रहेगा एकदम पूरा 100% कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, क्या वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं। डायरेक्ट लिखना विखना क्या है, ये सभी तो खुद से तुम लिख लेगा अगर समझ जाएगा तो गधा, है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एकदम डायरेक्ट समझे चीज़ों को और आपके दिमाग में डायरेक्ट चीज़ें अंदर जाएं और उसके बाद आप लिख पाएँ खुद से, तो इसके लिए आप बहुत अच्छी जगह पे आए। मेरा काम रहेगा सिर्फ बक 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 भुकना और आपको अच्छे से समझाना, और आपका काम रहेगा नोट्स बनाना सुंदर से और लिखना। ठीक है, लिखना मेरा काम यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एट द एंड चैप्टर के लास्ट में हम आपसे ये भी पूछेंगे। और चैप्टर के लास्ट में सबसे पहली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको 10th के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, और ऐसे बात जो आपको अभी तक नहीं पता होगा। आप एग्जाम तो देने जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता होगा। साथ में अभी ही बता दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में आप, क्या आप इस पढ़ाई के तरीके से संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक वीडियो दिया जाए, 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का, जैसा बोलिएगा वैसा। ठीक, तो सबसे पहली बात 10th के साइंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 10th के साइंस में कुल हम लोगों को 16 चैप्टर पढ़ना है। एनसीईआरटी की बात करें तो ऐसे तो अलग अलग पब्लिकेशन चलाता है तो अलग अलग चीज़ें चलती है, लेकिन एनसीईआरटी को अगर हम लोग लेकर के चले तो कुल 16 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। उस 16 चैप्टर में 3 भाग हैं। पहला चैप्टर से ले करके 5वां तक केमिस्ट्री हो गया, छठा से ले करके 9वां तक बायोलॉजी हो गया, और 10 से ले करके 16 तक क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। ऐसे हम लोगों को पढ़ना है। इतना क्या है, इतना हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है, इतना हम लोगों को बायो के रूप में पढ़ना है, इतना हम लोगों को, नीचे आ जाओ, इतना हम लोगों को फिजिक्स के रूप में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एकदम सीरियल नंबर से जाएंगे। तो सीरियल नंबर से जाने के लिए सबसे पहला चैप्टर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या है। तो क्या है जी बानर लोग, तो पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत बेसिक सा, बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं। अभिक्रिया को पढ़ना है, समीकरण को समझना है, बस बात खत्म। बहुत आसान सा चैप्टर है ये हमारा। तो ये अगर आप चाहते हैं अच्छा से कंप्लीट हो तो बिल्कुल ही सही जगह पे आए हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एकदम आप समझिए। बस समझने पे, अब कहाँ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कहाँ पढ़े भी होंगे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 100% आपको मिलेगा कि हम बस समझाएंगे 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 समझाएंगे, बस लिखना विखना सब आपका काम हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस मतलब जी भैया, मैथ से साइंस हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग अच्छा से आज क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग मैथ का ऑपरेशन करते थे उसी प्रकार से साइंस का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले चीज तो आपको ध्यान रखना है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम लोगों को अगर पढ़ने की बात आएगी तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इस रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस किस चिड़िया का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया कौन से चिड़िया का नाम है, और रासायनिक अभिक्रिया कौन से चिड़िया का नाम है। अगर ये अच्छा से समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आसपास में कौन कौन से ऐसा क्रिया मतलब समझ रहे हैं, अभिक्रिया मतलब काम, तो यानी आसपास कौन से ऐसे काम हो रहे हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है उससे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सा ऐसा काम है जो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हमारे आसपास हो रहा है। तो देखो सबसे पहले समझो कि जो भोजन का पाचन है, एकदम दबा के आप जो 5 रोटी खाएं 10 रोटी खाएं, एक थरिया भात एकदम ठूस लिए, ठूसे ना जी, तब वो की हुआ सुबह निकलेगा ना, तो निकलेगा तो क्या जो खाए वैसा ही निकलेगा, वो तो कोई और रूप में निकलता है ना। तो वही तो हुआ, जो भोजन आप खाए वो पचा, भोजन का पाचन जो हुआ तो वो अंदर जा करके यहाँ पे कुछ क्रिया हुआ तब ना पचा, तो वो जो हुआ उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। चाहे हम लोग श्वसन, अभी रोक के दिखाओ तो, एक डायलॉग है ना, मौत को छू के
से वापस, बहुत अच्छे से करता है वो ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम है शायद, मौत को छू करके टक से वापस आ गया। 25 मिनट तक सांसें रोक सकता हूँ, ऐसे बोलता है। तुम लोग के दिखाओ तो 2 मिनट। तो जो सांस ले रहे हैं हम लोग ना, ले रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा हमेशा लेते रहते हैं, तो वो जो आप सांस ले रहे हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर जब हम लोग लोहा को देखेंगे, देखो गौर से देखो, जैसे तुम अपनी वाली को देखता है गौर से, वैसे ही लोहा को गौर से देखो। तो लोहा को एकदम गौर से देखेंगे, गौर से देखो 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 देखो, आंख में आंख मिलाओ लोहा से, जैसे अपनी वाली से मिलाता है, मिल रहा है ना जी। तो लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है ना, कुछ समय के बाद जंग लगता है ना, जब अब छोड़ देते हैं, कहीं पे भी लगा हुआ है लोहा तो जंग लग जाता है। तो जंग लग गया, लेकिन हम लोगों को तो पढ़ने से मतलब है, अरे अरे तुम्हें जंग लग रहा है, जंग लग रहा है, जंग लग रहा है। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, कैसे लगता है, कौन से अभिक्रिया से लगता है, आगे समझेंगे। फिर दूध से दही बन गया, आप रात को रखे दूध, दूध में डाल दिए थोड़ा सा जोरन, अब पूरा बन गया दही, तो दूध से दही बन गया। ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आ रही है बात, एकदम फील करना है, एकदम मजे 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 मजे, एकदम डांस करते हुए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का ये 4 उदाहरण आपको दिख गया होगा। अब एकदम रट रटा के 10 रोटी चाप के आए होंगे, बैठे होंगे पढ़ने के लिए, तो नींद आएगा, पढ़ाया आएगा। इतना भात खाए होंगे आप, तो क्या पढ़िएगा, तो नींद तो आ रहा होगा आपको, तो ये भोजन पचेगा। नींद आ रहा है ना, जितना नींद लेता है आदमी, उतना मस्त से भोजन पचता है। तो भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया। ओम नमः शिवाय, सांस लेना रासायनिक अभिक्रिया, लोहा पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया, दूध का दही बनना रासायनिक अभिक्रिया। तो कहते किसको हैं, तो जब भी किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदलती है तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। जब भी किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदलती है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकृति और पदार्थ, जैसे खाया तुम कुछ और निकल गया कुछ और, है ना, उसका बदल गया ना प्रकृति और पदार्थ। अब देखो, जैसे कि इसको हम लोग समझते हैं, दूध में दही डाले बन गया, थोड़ा सा जोरन डाले पूरा दही बन गया। यानी कि नॉर्मली याद रखो, रीजन जो भी हो, बिना कोई रीजन के तो रासायनिक अभिक्रिया होगा नहीं। रीजन मीन्स अकेले तो होगा नहीं, वो किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई गुल खिलाएगा, तब जाकर के रासायनिक अभिक्रिया होगा, ऐसे याद रखो, है ना। तो गुल खिलाएगा, तो वो गुल खिलाएगा, कैसे खिलाएगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन गुल तो जरूर खिलाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया उसी को कहेंगे जब 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 क्या होगा, किसी भी पदार्थ की प्रकृति या उसकी पहचान या कोई भी प्रकार का चेंज हुआ ना। हाँ, अरे यार, अब हर एक चीज का चेंज मत तुम देखते चल जाना, ये पेन यहाँ था यहाँ चेंज हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया है नहीं गधा। समझो, कोई पदार्थ है, उसकी प्रकृति बदल गई या फिर उसका पहचान बदल गया, या हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लिया बिना कोई बकैती के, एकदम बिना टाइम बर्बाद किए। अब देखो आगे, अभिक्रिया की पहचान कैसे होगा। तो अभिक्रिया की पहचान करेंगे, आप पकड़ के इसको मारेंगे हम लोग, कैसे नहीं पहचान आएगा, इसको पहचान के मारेंगे। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो ये तो कैसे कैसे होगा, तो सबसे पहला होगा कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जब भी कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। और क्या हो सकती है, या तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या तो पहला अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का निकास होगा, गैस निकले लगेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, चाहे तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सारा जब चीज होगा तो हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होगा। इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सुंदर से ऊपर में नोट्स लिखिए, नोट्स में लिखिए कि अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, नीचे लिख लीजिए कि अवस्था में परिवर्तन होने पर, रंग में परिवर्तन, फिर लिख लीजिए गैस का निकास, फिर लिख लीजिए तापमान में परिवर्तन। ये सारे चीजों से हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, तो 2-3 बातें याद रखना है कि अभिक्रिया अगर हुआ है उसकी पहचान करना है, तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, वहां पे रंग में परिवर्तन हो सकता है, वहां पे गैस निकास हो सकता है, गैस निकल रहा होगा, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ये सब तरीके से इतना समझ में आया। अभी हम लोग क्या पढ़े, बहुत सिंपल सी बात पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण इतना देखें, बस जितना जितना बोलेंगे उतना उतना दिमाग में तुम्हारा सेट हो जाना चाहिए। इतना सेट हो गया ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, हाँ, उसका पहचान क्या है, चलो इतना तो सेट हो गया। अब हम लोग अब जिस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड का एक सुनहरा नियम पढ़ते हैं, और उस नियम के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है वो पढ़ते हैं। ब्रह्मांड का सुनहरा नियम ये है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम चिल्ला चिल्ला के ये बोलता है, चीख चीख कर ये बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अब देखो तुम समझो द्रव्यमान संरक्षण नियम, और साथ में हम लोगों को आगे
नेक्स्ट क्लास में या फिर पीछे ही पढ़ना था, लगता है 11th या 12th में पढ़ना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के साथ साथ हम लोगों को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस पूरे दुनिया में ऊर्जा संरक्षित है। ऊर्जा ना तो आप बना सकते हैं ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, बस आप रूपांतरण एक से दूसरे में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हम लोगों को ये पढ़ना है ब्रह्मांड का सुनहरा नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, कि दुनिया में जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो आप ना तो उसके द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, ना तो उसके द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं ना तो उसके द्रव्यमान को घटा सकते हैं, बस कर इतना सकते हैं आप, जितना है उतना ही उसका उत्पाद होगा। अब देखो, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज है। पहले होता है अभिकारक, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है। दो चीज कौन कौन होता है? अभिकारक, अभिकारक इक्वल टू उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक ये होता है कि जब लोहा में जंग कैसे लगा, तो लोहा था और लोहा प्लस उसमें नमी लगा, नमी और लोहा मिल करके लोहा में जंग लग गया, है कि नहीं? हाँ, तो इसमें कोई ना कोई दो मिलेगा और तीसरा का निर्माण होगा, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध था, दूध में जोरन मिलाए तो आपको दही मिल गया है, तो दूध और जोरन क्या हो गया? एकदम खाटी भाषा में समझिए आप, एकदम सिंपल उदाहरण के साथ, कि अभिकारक जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें दो चीज होगा, अभिकारक रहेगा, उस अभिकारक में अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद यानी प्रतिफल, उत्पाद का दूसरा नाम प्रतिफल भी है। तो कैसे बनेगा? तो दूध था, दूध में जोरन मिलाए तो दही बन गया, तो कैसे बना जी? आए तो दूध था, तो दूध और दूध में जोरन जो मिलाए ना वो कहलाएगा अभिकारक, और बन गया दही, वो कहलाएगा उत्पाद या प्रतिफल। तो ब्रह्मांड का सुनहरा नियम जो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं वो कहता है कि जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो जितना आपका अभिकारक होगा उतना ही आपका क्या होगा, उत्पाद होगा। यानी अब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है वो उत्पादों की कुल द्रव्यमान के इक्वल होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो सबसे पहले दिमाग में दो चीज डालो, आराम से सुनो, फिर से सुनो, क्योंकि दो टॉपिक हम मिक्स करते हैं, इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है। पहला टॉपिक तो ये है, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो कोई अभिकारक होगा और अभिकारक से फिर बनेगा उत्पाद, अभिकारक से फिर क्या बनेगा, उत्पाद। पहला चीज तो ये हम लोग सीख रहे थे, अभिकारक में कोई दो तीन चार पांच मिल करके अभिक्रिया करेगा, हाँ करेगा, और फिर वो कुछ बनेगा, वो फिर क्या बनेगा, कुछ बनेगा, कर करके कुछ बनेगा। जैसे एग्जांपल में समझो, एकदम तुम हो सकता है नहीं समझ में आया क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके H2O जल बन रहा है, वो सब नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये तो समझ में आएगा कि रात को मम्मी दूध के साथ जोरन रखी और बन गया दही, तो दूध और जोरन क्या हो गया, अभिकारक, हाँ, और उससे बना क्या, दही, तो ये क्या हो गया, उत्पाद। इतना समझ में आएगा? पहला टॉपिक हमारा ये था, इस बात को समझना था कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है, जो मिल के अपना गुल खिलाया, और उत्पाद क्या होता है, गुल खिलाने के बाद जो बना। समझ रहे बात को? अब इसमें दूसरा टॉपिक हम यही घुसा दिए और पढ़ लिए कि ब्रह्मांड का एक सुनहरा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। और द्रव्यमान संरक्षण नियम आपको ये चीख करके कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें द्रव्यमान ना तो बढ़ेगा ना तो क्षय होगा ना तो नष्ट होगा। हाँ, यानी जितना आपके उत्पाद में जितना आपके अभिकारक में द्रव्यमान रहेगा उतना ही आपके उत्पाद में द्रव्यमान रहेगा। जितना दूध और जोरन मिला के आप दही जमने दिए हैं उतना ही दही बनेगा। ऐसा ना होगा कि आप दिए हैं 1 गिलास और बन गया आपका 5 गिलास, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक सा हमारा रूल था, इसमें दो टॉपिक हम घुसा दिए हैं और दोनों ध्यान से समझना है। क्या? पहला द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को समझना कैसे कैसे लिखाता है। तो पहले अभिकारक लिखाएगा, अभिकारक से फिर उत्पाद बनेगा। अभिकारक क्या होगा, जो उसमें भाग लेगा, उत्पाद क्या होगा, जो उसके रिजल्टेंट जो उस बनेगा। यही कारण है कि हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अब देखो ये जो लाइन है, अब इसको पढ़ो, इससे कंफ्यूजन पैदा होगा, उस कंफ्यूजन को हम लोग आगे समझेंगे। पढ़ाई का मतलब है सबसे पहले चीजों को आप देखें, कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसके बारे में सीखने लगे, बस यही पढ़ाई है। तो हम वही करके लाते हैं इस स्लाइड पे। पहले तुम इसको पढ़ो, यहाँ से कंफ्यूजन पैदा होगा, उसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। कंफ्यूजन क्या है कि यही कारण है कि हमें कंकाली यानी अनबैलेंस समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। हम लोगों को इसमें एक टॉपिक पढ़ना है कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। दो समीकरण है या जो जितना भी समीकरण है लाए हैं यहाँ पे, सबको हम लोग संतुलित करेंगे। तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं का जवाब तुम्हारे पास यहाँ है। क्यों करते हैं? इसीलिए संतुलित करते हैं कोई भी समीकरण को, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना आप
अभिकारक दिए थे, आपको प्रतिफल उतना ही मिलेगा। तो अभिकारक आप 2 दिए थे और प्रतिफल में आप 10 लिख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। अभिकारक में आप 2 दिए थे और प्रतिफल में आप 1 ही लीजिएगा, ऐसे कैसे होगा? आप 2 दिए थे तो 2 ना लीजिएगा, ठीक है। देखो कैसे, आओ समझते हैं। जैसे समीकरण को संतुलित, अभी पीछे है ना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्यों करते हैं समझ में आ गया। द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण करते हैं, क्योंकि जितना प्रतिफल उतना ही उत्पाद, जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद, हाँ उसके कारण करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं तो हम लोग यहाँ समझेंगे। समीकरण को संतुलित करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब उसमें कुछ रखो, रख करके देखो। जैसे कि हमारे पास जंग लगने का एग्जाम्पल है। जंग लग गया, तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया, बोथर हो गया। वैसे फेरस यानी कि लोहा है, H2O जल है, तो इससे Fe3O4 प्लस H2O बन गया, ठीक है। बॉक्स के अंदर कुछ ना बदले, ठीक है, बॉक्स के अंदर नहीं बदलेंगे, क्या टेंशन लेगा। क्या करना है, पहले परमाणुओं को गिनना है। यहाँ पे एक समीकरण है, उसमें परमाणुओं को गिनना है। Fe के साथ 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के साथ 2 है, ऑक्सीजन के साथ 1 है। यहाँ पे लिख दिए, Fe के साथ 1 है, हाइड्रोजन के साथ 2 है, ऑक्सीजन के साथ 1 है। दिख रहा है? इधर देखो, लेफ्ट साइड में देखो पहले, और इधर जो लिखे हैं लेफ्ट वाला, इधर जो लिखे हैं राइट वाला, ठीक है। तो अब बताओ, इसमें देखो तुम, Fe के साथ इसका जो परमाणु है वो कितना है, यानी Fe के साथ क्या गुना है, तो 1 है। Fe के साथ क्या है, 1 है। Fe के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख दिए 1। हाइड्रोजन के साथ इधर कितना है, 2 है, H2 है ना जी, तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन के साथ कितना है, 1 है। लेकिन जब हम लोग इसको रिएक्शन करवाए तो Fe3O4 आया है, यानी कि Fe 3 हो गया। अरे बाप, 3 कैसे हो जाएगा जी, इधर 1 वो था। फिर ऑक्सीजन 4 हो गया। अरे बाप, 4 कैसे हो जाएगा ऑक्सीजन जी, इधर तो मात्र 1 ही को था। फिर हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन ठीक इक्वल लेके चल रहा है, इधर भी 2 था, इधर भी 2 था। यानी हम लोगों को करना ऐसा करना पड़ेगा कि जितना Fe इधर उतना ही Fe इधर, जितना हाइड्रोजन इधर उतना ही हाइड्रोजन इधर, जितना O इधर इतना, जितना ऑक्सीजन इधर उतना ही ऑक्सीजन इधर। तो ये करने के लिए हम लोगों को हिट एंड ट्रायल सबसे सिंपल मेथड है और समझने लायक मेथड है। कुछ नहीं करना पड़ता है, इस तरह से गुना करना पड़ता है कि दोनों तरफ संतुलित हो जाए। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या किए, Fe में 3 गुना कर दिए, Fe में 3 गुना कर दिए और H2O में 4 गुना कर दिए। तो अब मिलाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कितना हो गया, फेरस 3 हो गया, यहाँ पे कितना है, 3 है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल है। फिर यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी के 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन इस 4 के साथ गुना में है ना जी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया संतुलित। यही तो संतुलन करना था। पहले क्या था, फेरस 1 था समीकरण के पहले, अभिकारक में, और प्रतिफल में 3 था। हाइड्रोजन तो ठीक बराबर था, अभिकारक में भी 2 था और प्रतिफल में। इतना से इतना को हम लोग अभिकारक कहते हैं और इतना से इतना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। देख रहा है विनोद, इतना से इतना को हम लोग अभिकारक कहते हैं और इतना से इतना को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो इसमें देखेगा जब तुम अभिकारक में Fe का वैल्यू डायरेक्ट ऐसे, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा कि Fe फेरस क्या है, O ऑक्सीजन क्या है, H और ऐसा भी होता है, बहुत हम स्टूडेंट के साथ देखे हैं। तो अगर ऐसा है ना, तो तुम बस यही देखो कि Fe 2 वर्ड है, इस Fe के साथ क्या गुना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है ना जी, यानी Fe 1 है। फिर उधर देखो, इधर प्रतिफल में देखो Fe कितना है, तो 3 है। बाप रे बाप, उधर 1 था, इधर 3 कैसे हो जाएगा। हाइड्रोजन को देखो तो वो तो ठीक है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन को देखो तो इधर 1 है, इधर 4 है, तो इसमें भी गड़बड़ी आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं कि हिट करो और ट्राई करो। इसमें ट्राई किए, Fe में 3 रखे, तो इधर भी Fe 3 था, बराबर हो गया, वेरी गुड। इधर अगर H2 के साथ हम लोग 4 गुना कर दिए, H2O के साथ 4 अगर गुना कर दिए, H2O के साथ अगर 4 गुना कर दिए, तो इधर भी क्या हो गया, 4H2 हो गया, दोनों इक्वल हो गया, बात हो गया क्लियर। देख लो, मिला लो, 3 Fe, इधर भी 3 Fe, इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 4 ऑक्सीजन है ना जी, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। इधर हाइड्रोजन 4 दूनी 8, इधर भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। यही हो गया समीकरण को संतुलित करना, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। समझ में आया? समझ में आया? मेमोरी ट्रिक क्या है इसको याद करने का, कि हमेशा सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक जैसे Fe3O4 को पहले संतुलित करना है। संतुलित पहले किसको करना है हमेशा, तो हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिसमें परमाणु सबसे अधिक है, जिस परमाणु में सबसे अधिक यौगिक है, उसको संतुलित करना है। जैसे कि इसमें Fe3O4 था। समझ कि हम लोग जब क्या Fe यानी कि फेरस लोहा को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस समीकरण को बहुत हल्का सा समीकरण लिए थे ताकि समझ में आए, ज्यादा दिमाग खराब ना। आगे हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
अभी हम लोग पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगा, अभिकारक होगा, और अभिकारक से गुल खिला करके, अभिकारक अपने में गुल खिला करके कुछ ना कुछ प्रतिफल बनाएगा। समझ रहा है बात को विनोद, प्रतिफल बनाएगा। तो ये अभिकारक से प्रतिफल बनेगा। और हम लोग संतुलित करना भी सीख गए। संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि जितना आप अभिक्रिया करवाए हैं आपका प्रतिफल फल भी उतना ही होगा। तो इससे ये पता चलता है। अब उसको हम लोग सीख लिए हैं, तो अब ये सीखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर के देख लो 5-6 तरीका ये है, हमारे पास 5 तरीका है कि सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। 3, 4, 5 अभिक्रिया हम लोगों को पढ़ना है। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन और 5वां रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए अब इन अभिक्रियाओं को बारी बारी से देखते हैं, समझते हैं, और कैसे कैसे अभिक्रिया होगा तब कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा। मेन यही समझो, जो वर्ड बोल रहे हैं ना इसको ध्यान से सुनो और इसको पकड़ो कि क्या क्या हुआ तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहें। बस इसको पकड़ लेना है और याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में आए या ना आए, टॉपिक क्लियर रहेगा, तुमको समझ विकसित रहेगा तो तुम खुद एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा समझ लेगा। अब देखो सबसे पहला हम जो हमारा टॉपिक है क्या है, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये कहता है कि आपके पास सबसे पहली बात इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है जो तुम बताओ। लेफ्ट वाले को हम लोग बोलेंगे अभिकारक, पता है या नहीं, इसको बोलेंगे अभिकारक। राइट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल, या फिर इसी का दूसरा नाम भी है ब्रदर क्या, उत्पाद। क्या दूसरा नाम है, उत्पाद। तो जब ऐसा हो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इसमें 2 अभिकारक है ना, ए और बी 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके मात्र एक एकल उत्पाद बनाएगा, यानी एक एकल प्रतिफल बनाएगा, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यानी कि जब भी अभिक्रिया में ऐसा हो कि 2 मिल करके एक बना रहा है, 2 अभिकारक मिल करके, 2 को मिल करके गुल खिलाया और प्रतिफल जो बना वो एक ही बना। जैसे हम लोग इस समीकरण को संतुलित किए थे, तो इस समीकरण में 2 मिला और 2 बना, 3Fe आयरन और 4H2O जल मिल करके फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन 2 मिला 2 बना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना ये चाहिए कि आपके पास अभिकारक 2 हो, अभिकारक यानी ए और बी 2 अभिकारक हैं, और प्रतिफल कितना हो, तो प्रतिफल एक ही हो। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बबुआ, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिला, क्या मिला, CaO प्लस H2O जब मिला तो बना CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये किसका समीकरण है, तो बिना बूझा हुआ चूना को जब जल में मिलाएं तो वो बन गया बूझा हुआ चूना। और इसी से आपको याद भी रखना है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। याद रहेगा। यानी कि ये सब तो ठीक है, बहुत सारा समीकरण ऐसे हम लोग देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। तो याद रखने वाली बात क्या है, तो देखो याद रखने वाली बात क्या है कि जब इस वर्ड को तुम पढ़ो तो ध्यान से समझो। संयोजन का मतलब होता है संयोजित होना, यानी कि 2 को मिलना। संयोजित होना यानी 2 को मिलना। तो संयोजन अभिक्रिया होगा कब, कहलाएगा कब, जब 2 मिल करके एक का निर्माण करे, 2 मिल करके एक का निर्माण करे, 2 मिल करके एक का निर्माण करे। समझ रहे हो, हाँ। तो वो भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया ही है जो तुम सोच रहा है, 2 मिल करके एक का निर्माण करना। याद रहेगा। अब इसमें समीकरण के रूप में याद ये रखना है कि मिलेगा 2, जिसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, यानी कि अभिकारक 2 होना चाहिए, और जो बनेगा उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं, यानी कि प्रतिफल 1 होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO यानी कि बिना बूझा हुआ चूना को जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो बूझा हुआ चूना बनता है प्लस उष्मा गर्मी बनता है। लेकिन हम लोग को याद ये भी रखना है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको कैसे पढ़ेंगे, होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH2O मिल करके CaOH। याद हो गया इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे इसी में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। आइए, जब हम लोग समझ गए हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, 2 मिलकर के एक बना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग समझेंगे
कि उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो तो उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड रहेगा, एक हो सकता है क्या रहे, एक हो सकता है रहे छेपी, छेपी, और एक रहे शोषी। उष्मा शोषी में उष्मा को वो सोख लेगा, उष्मा को वो अभिक्रिया करने के लिए ही उष्मा चाहिए उसको, तब उष्मा शोषी कहलाएगा। लेकिन जब अभिक्रिया कर दिए और अभिक्रिया के बाद उष्मा थोड़ा सा निकला, थोड़ा सा उष्मा निकला, तो उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें उष्मा निकला ना जी, हाँ, तो इसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी मात्र एक समीकरण से हम लोग दो अभिक्रिया समझ गए। सबसे पहली बात कि अभिकारक दो था, मिल करके एक उत्पाद बना, तो इसीलिए हम लोग उसको संयोजन अभिक्रिया बोल दिए। और साथ में इसमें उष्मा का निर्माण हुआ, तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। किसको कहेंगे? उत्पाद के साथ साथ, यानी ये उत्पाद बना था ना, ये उत्पाद बना ना जी, बुझा हुआ चूना, उसके साथ साथ उष्मा का भी उत्पत्ति हो तो उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब रेस्पिरेशन, श्वसन, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे नई बात, यानी कि यहाँ से याद ये रखना है कि इसको हम लोग ग्लूकोज पढ़ते हैं, C6H12O6, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, हाँ, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिला तो इससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा मुक्त हुई। ठीक है, याद रखना है। C6H12O6 को हम लोग क्या कहेंगे? गधा थे कन, भागो ना यार। C6H12O6 को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ये है ग्लूकोज का सूत्र, ये है बुझा हुआ चूना का सूत्र, ये है बिना बुझा हुआ चूना। हाँ, अब देखो याद कैसे क्या क्या रखना, इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या सीखें और क्या क्या नोट तो सब करना है, सब कुछ आपको नोट करना है, और खुद के भाषाओं में भी कुछ पॉइंट्स लिखना है जो हम भी बोल रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि क्या नाम हुआ, तो इसका ग्लूकोज नाम हुआ, इसका बुझा हुआ चूना नाम हुआ। इस स्लाइड में क्या सीखें? तो इस स्लाइड में हम लोग सीखे हैं सबसे पहली बात कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? यहाँ पे जब दो अभिकारक मिलकर के एक प्रतिफल बनाएगा तो उसको हम लोग क्या कह दिए? संयोजन अभिक्रिया कह दिए। साथ में एक एग्जांपल देख लिए हम लोग संयोजन अभिक्रिया का, और उसके बाद उसी में हम लोग सीख गए एक और अभिक्रिया, जो कि संयोजन अभिक्रिया के तहत ही एक और अभिक्रिया हम लोग सीख गए कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो उष्माक्षेपी, छेपी, छेपी, छेपी जैसा ही आएगा, शोषी आएगा तो कुछ और होगा, छेपी जैसा ही आएगा तो समझना है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होगा। अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के बाद उष्मा निकला, तो उसको हम लोग उष्माक्षेपी कहेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखे, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, तो आपको फटाक से वहां पे लिखना पड़ेगा कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका समीकरण हम लोग देख लिए, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6CO2 मिलकर के 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बना। यहाँ तक हम लोग सीखे हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, श्वसन का समीकरण ये रहा। कभी बोल दे कि बताओ उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दो और समीकरण सहित दर्शाओ, तो तुमको ये दर्शाना पड़ेगा C6H12O6 प्लस 6O2 मिलकर के 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण किया। समझ में आया? बताओ समझ में आया नहीं? अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। दूसरा समीकरण पढ़ेंगे। दूसरा समीकरण जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। अभी हम लोग संयोजित किए, अब वियोजित करेंगे। संयोजित मतलब कि दो अभिकारक था, एक प्रतिफल था। वियोजित में क्या होगा? एक अभिकारक होगा और दो प्रतिफल होगा। सबसे पहले आओ समझो क्या ए बी इसमें क्या है, ए प्लस बी क्या है, तो हम लोग फटाक से कहेंगे कि ए बी जो है इसमें अभिकारक है। ए बी क्या है? अभिकारक है। ए बी, ए प्लस बी ये जो बना है ये क्या है? तो प्रतिफल है, प्रतिफल है। तुम ही सोचो, संयोजन में दो मिलकर के एक बन रहा था, तो वियोजन में क्या होगा? तो एक गो टूटेगा और दो को बनेगा, एक गो टूटेगा और दो को बनेगा। एकल अभिकारक यानी एगो अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पादों में प्रदान करता है। छोटे छोटे उत्पाद छोटे छोटे प्रतिफल में टूट जाता है। इसे तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है, और इसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ सकती है, हाँ, कोई और चीज की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन साथ में उष्मा की भी, तो इसको हम लोग उष्मा शोषी भी कहते हैं। अब देखो पहले सुनो उष्माक्षेपी में क्या हुआ, इसमें क्या क्यों, इसीलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं ना, कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। उष्माक्षेपी क्या होता है? इसमें उष्मा का उत्पत्ति हुआ, निर्माण हुआ। उष्मा शोषी का क्या हुआ भाई इसमें? तो इसमें उष्मा चाहिए ही, अभिक्रिया होने के लिए उष्मा चाहिए। निर्माण उर्माण उष्मा का नहीं हुआ, उष्मा मुक्त तो नहीं हुआ है, इसमें उष्मा ही चाहिए अभिक्रिया होने के लिए। यानी कि सबसे पहली बात, उष्मा शोषी और उष्माक्षेपी क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना कमेंट में फेंक के मारो जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखो एक चाकू लेके रखते हैं, जो जहां नहीं बताया तो ऐसे गर्दन ऐसे काट देंगे, हम बता रहे हैं।
धमका के पढ़ाने वाले टीचर है, ठीक है ना। पढ़ेगा तुमने कैसे, नहीं कैसे पढ़ेगा, तुम देख रहा है, पढ़ना पड़ेगा तुम, पढ़ो 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 और पढ़ना पड़ेगा तुमको, नहीं पढ़ेगा गधा। यानी कि यहाँ से हम लोग याद रखेंगे क्या गिरा जी, यहाँ से हम लोग याद रखेंगे उष्मा छेपी और उष्मा शोषी में क्या अंतर है। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी में, उष्मा छेपी उष्मा शोषी क्लियर हो गया। फिर हम लोग सीखेंगे संयोजन और वियोजन क्या होता है। तो संयोजन में दो अभिकारक मिल करके एक प्रतिफल बनाया, वियोजन में एक अभिकारक टूट करके दो प्रतिफल बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा वियोजन बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमारे पास CaCO3 था, उष्मा हीट कैसे दी जो देखो, CaCO3 था, चूना पत्थर का टूटना, उस वो बना CaO प्लस CO2 में, तो इसको हम लोग हीट दिए तब ना चूना पत्थर टूटा। दूसरा है प्रकाश लाइट, 2AgCl था, उसको हीट प्रकाश की लाइट दिए तो 2Ag प्लस Cl2 में टूट गया। फिर है विद्युत, तो जल H2O था, उसमें हम लोग विद्युत दिए तो H2 प्लस O2 बना। यानी कि क्या हो रहा है बबुआ, तो यहाँ पे CaCO3 टूट करके CaO प्लस CO2 में बदल गया, यहाँ पे 2AgCl टूट करके 2Ag प्लस Cl2 में बन गया, यहाँ पे H2O टूट करके H2 प्लस O2 में बदल गया। लेकिन हर एक बार टूटने का कारण अलग है, हर एक बार टूटने का कारण अलग है। यहाँ पे हम लोग पूरा हीट दिए तब टूटा, यहाँ पे हम लोग हीट दिए तब टूटा, यहाँ पे हम लोग सूर्य की प्रकाश दिए तब टूटा, यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा दिए तब टूटा। यानी कि वियोजन अभिक्रिया करवाने के लिए अभिकारक को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उष्मा विद्युत ऊर्जा कुछ भी देना पड़ेगा, तब जाकर के वो टूट करके प्रतिफल में दो बन जाएगा, और इसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संयोजन अभिक्रिया में दो मिल करके एक का निर्माण करेगा तो संयोजन कहेंगे। और संयोजन में हम लोग पढ़े थे उष्मा छेपी, छेपी में क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी में क्या हो जाएगा, उष्मा का निर्माण होगा, उष्मा मुक्त होगा। और दूसरा हम लोग वियोजन पढ़े हैं, जो एक कोई भी अभिकारक टूट करके दो प्रतिफल का निर्माण करेगा। साथ में उष्मा शोषी अभिक्रिया इसमें हम लोग पढ़े हैं, उष्मा शोषी जिसमें जिस अभिक्रिया को होने में उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, बिना उष्मा के वो अभिक्रिया नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। बताओ 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 बताओ, समझ में आया या नहीं आया जो बताओ। इतना बकर बकर हम बोले थे ना, मेरा काम रहेगा बकर बकर करके समझाना, तुम्हारा काम रहेगा समझना। और खुद से इसको तो लिख लो तुम पहली बात, उसके बाद खुद से भी तुम कुछ नोट्स लिखो, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं ना उसको भी तुम लिखो। समझ में आया, सारा रिएक्शन समझ में आया, कौन कौन सा रिएक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, बताओ बताओ, सारा रिएक्शन समझ में आया। इसमें CaCO3 को हम लोग उष्मा दिए तो टूट करके CaO प्लस CO2 बना, 2AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को जब लोग सूर्य के प्रकाश दिए तो सिल्वर प्लस क्लोराइड में टूट गया, 2Ag प्लस Cl2 में टूट गया। यहाँ पे H2O को जब हम लोग विद्युत धारा दिए तो H2 प्लस O2 में अपघटित हो गया, टूट गया। सारा अभिक्रिया वियोजन काल है। बताओ यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा जी, इतना अच्छा से सब समझा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित अभिक्रिया समझने के लिए बहुत आसान सा एक हम बताएंगे चीज, उसी से आप लोग विस्थापन अभिक्रिया समझ जाइएगा। विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित होगा, विस्थापित मतलब समझ रहे हैं, चलिए आइए आपको हम आप ही के लाइफ से एक एग्जाम्पल बताते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई विस्थापित होगा। कौन विस्थापित होगा, जो ताकतवर होगा। कौन विस्थापित होगा, जो ताकतवर होगा। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है, धीरे बोलते हैं ताकि कोई सुन ना ले, सिर्फ तुम्ही को बता रहे हैं और किसी को हम नहीं बता रहे, बात है जो क्लियर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमसे ताकतवर, तुमसे पैसे वाला कोई मिल गया तो वो विस्थापित हो जाएगी, वो तुमको छोड़ करके ताकतवर के पास चल जाएगी। ऐसा होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा, बिल्कुल। विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह है। कैसे है बबुआ, देखो मान लो A प्लस बी सी में अभिक्रिया करवाएं, A प्लस बी सी में अभिक्रिया करवाएं, और ये C जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और C काट के चल गई तुम्हारी। अब B को छोड़ी, फटाक से C के साथ चली गई क्योंकि उसको ताकतवर मिल गया। समझ में आ रहा है बात, हाँ। अधिक अभिक्रियाशील ताकतवर तत्व कम अभिक्रियाशील कमजोर तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखो समीकरण में भी वही हो रहा है कि ये रहा तुम B, तुम्हारी गर्लफ्रेंड C, ये तीसरा A कोई ताकतवर है, तुम कहीं पे मिला, बस फटाक से वो देखी कि तुमसे ज्यादा पैसा वाला दिख गया, तुमसे ज्यादा ताकतवर दिख गया, फटाक से तुमको छोड़ी, वो तुमको छोड़ा या छोड़ी और फटाक से ताकतवर के पास चली गई। दोनों कंडीशन के लिए बोल रहे हैं। अगर लड़की के लिए भी है कि तुम गई साथ में, अपने लड़के के साथ में तुम गई, तुमसे ज्यादा सुंदर में दिख गया उसको, लो तुम तुम्हारे साथ कहाँ रहेगा, वो तुरंत फटाक से कूद के चल गया अगला आदमी के पास, लो
कितना बड़ा गलत बात होगा। यही है विस्थापन अभिक्रिया, बहुत आसान भाषा में समझना। फिर से समझाएं, मजा आ रहा है? देखो समझाते हैं। ए और बी सी अभिक्रिया करवाएं। जब अभिक्रिया करवाएं तो ए जो था वो मजबूत पार्टी था, तो मजबूत पार्टी था तो मारा सी को तोड़ के ले लिया अपने पास, तो ए सी अपने पास हो गया, बी बेचारा अकेले रह गया। था इसके साथ, हो गया, चल गया इसके साथ, विस्थापित हो गया। समझ में आया? हम लोगों को सिंपल ऐसा ही याद रखना है कि बी जो है तुम है और सी जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ए जो है कोई अमीर पार्टी है और तुम अमीर पार्टी के पास अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चल गए। अब जैसे ही वो देखी, अब बोली बाप रे बाप, हमसे तो रहा नहीं जाएगा। अब वो फटाक से फानी किसके पास, अमीर के साथ चली गई, और तुमको देखो बेचारा अकेले छोड़ के चल गई। देखो अकेले है ना, अभी अकेले है वो, छोड़ के सी के साथ, ए के साथ चली गई। हाँ, तो यही होता है हमेशा, और यही हो रहा है केमिस्ट्री में भी। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील ताकतवर तत्व कम अभिक्रियाशील कमजोर तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। दुनिया का यूनिवर्सल रूल यही है कि तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, तब तुम्हारे साथ है आदमी। तुमसे ज्यादा ताकतवर पैसा वाला मिल गया तो उसके साथ चल जाएगा। इसलिए नौटंकी करना छोड़ो, ये सब बकवास छोड़ो और चुपचाप क्या करो, पढ़ाई करो। समझ रहे बात को? देखो समीकरण भी तुमको सिखा रहा है यही बात कि चुपचाप तुम पढ़ाई करो बब्बू। अभी तुमसे ज्यादा ताकतवर तुमको मिल जाएगा ना उसको, तो वो तुमको छोड़ के चलिए जाएगी। इसलिए तुम पहले खुद ताकतवर बन जाओ, खुद पैसा वाला बन जाओ, इतना बन जाओ कि ऐसा आदमी के साथ तुम्हारा उठना बैठना, जितना भी आदमी के साथ है उससे ज्यादा तुम्ही के पास पैसा, उससे ज्यादा तुम्ही के पास ताकत हो। ऐसे इसमें देखो Fe Cu और SO4 के साथ अभिक्रिया किया। FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया किया। अब Fe क्या किया, Cu को अकेले छोड़वा दिया, SO को अपने पास ले लिया, SO4 को अपने पास ले लिया। ट्रिक कैसे याद रखना है कि ताकतवर कमजोर को हटा देता है, जो ताकतवर है उसी का राज चलेगा। ताकतवर कमजोर को हटा करके उससे उसका साथी को छीन लेता है, यही ट्रिक है। विस्थापन अभिक्रिया बहुत नॉर्मल था, बहुत सिंपल था। क्या होगा, विस्थापित होगा। ताकतवर के साथ कमजोर को छोड़ करके ताकतवर के साथ चल जाता है, विस्थापित हो जाता है उसका यौगिक। A प्लस BC किए तो C जो है B को छोड़ के A के पास चला गया। ऐसे याद रखेंगे। कितना हम समझाए एक ही बात, Fe था, CuSO4 था। अब SO4 क्या किया, देखा SO4 देखा कि Cu से ज्यादा मजबूत पार्टी है Fe, फटाक से छोड़ करके उसके पास चला गया और ये विस्थापित हो गया। यहाँ से यहाँ विस्थापित हुआ ना जी, इससे इसके पास गया ना जी, तो ये जो विस्थापित हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल या उत्पाद। कितना इजी है पढ़ना, है ना? बस समझाने वाला चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, और तुम चाहिए समझने वाले। अब देखो एक और सिचुएशन क्रिएट होता है यहाँ पे। कौन सा सिचुएशन, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको हम लोग कहेंगे, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, बहुत इजी है। जब ऐसा हो, सबसे पहली बात बताओ इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, इसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे, इसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। तो AB प्लस CD अगर अभिक्रिया किया और उसका उत्पाद AD प्लस CB बन गया, तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो B था, देखो इधर A के साथ B था, C के साथ D था, लेकिन जो B था वो चल गया C के साथ, जो B था वो चल गया C के साथ, जो B था वो चल गया C के साथ, और जो D था वो चल आया A के साथ। जो B था, तीर देखो, तीर फिर से देखो, जो B था वो चल गया C के साथ, और जो D था वो चल आया A के साथ। समझ में आ रही है बात? द्विविस्थापन हुआ, दो को विस्थापन हुआ। यानी कि मान लो तुम, समझ रहे हो, ज्यादा बोलना बेकार हो जाएगा, लेकिन समझो, कहीं पे गया, तुम्हारी वाली हो गई उसकी वाली, उसकी वाली हो गई तुम्हारी वाली, वाह वाह मजा आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। यानी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। लो दो, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, आदान प्रदान हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे ABCD में क्या हुआ, B D के साथ चला गया और AD, और पहले था क्या, पहले था A B के साथ और C D के साथ, यही ना था जी। A था B के साथ, C था D के साथ, लेकिन हुआ क्या, तो B के जगह पे D चल गया, D के जगह पे B चला है। देखो इधर B के जगह पे D चल गया और D के जगह पे B चला है, ये ना हुआ, बस यही होता है, यही तो होता है। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसे समीकरण जैसे कि यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे तुम एक देख लो क्या, Na2 और SO4, Na2 और SO4 को जब हम लोग Ba और Cl2 से अभिक्रिया करवाएं, इसमें अभिकारक कौन है जी, तो ये टोटल हमारा अभिकारक है, ये टोटल हमारा प्रतिफल है ना। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ये टोटल हमारे पास क्या है, अभिकारक, ये टोटल हमारे पास क्या है, प्रतिफल। हुआ क्या, हुआ क्या, Na2 प्लस SO4
Na2 और SO4 था साथ में, उसको अभिक्रिया करवाएं Ba प्लस Ca2 में, तो निकला क्या, बना क्या, तो ये जो था Ba, इसके साथ कौन था, Ba के साथ Cl2 था, लेकिन SO4 चल गया और सोडियम के साथ कौन था, तो सोडियम के साथ SO4 था, सल्फेट ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन चलाया। हाँ, सब समझ में आ रहा है। तो कैसे समझेंगे हम लोग, अब तुम डायरेक्ट पहले ये समझ लो, बाकी तुम अभिक्रिया हम क्वेश्चंस करवाएंगे, इसका अलग वीडियो रहेगा, उसमें हम बहुत सारे अभिक्रिया को बताएंगे, समझाएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन द्विविस्थापन है, कौन विस्थापन है। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो। अब साथ में हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं यहाँ पे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। अवक्षेपण, तो जिस अभिक्रिया में अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण हो, जो घुलनशील ना हो, अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि अभी हम लोग जो नॉर्मल अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जैसे कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, साथ में हम लोग 3 और एक्स्ट्रा पढ़े हैं, ध्यान से अगर तुम देखो तो। कौन कौन, ऊष्माक्षेपी पहले पढ़े हैं जिसमें ऊष्मा का निर्माण हुआ, फिर ऊष्माशोषी पढ़े जिसमें बिना ऊष्मा दिए तो अभिक्रिया होगा नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देख लिए अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील अवक्षेप, जो घुलनशील ना हो, अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आया। द्विविस्थापन, एकल विस्थापन में, या फिर जिसको हम लोग सिर्फ विस्थापन बोलते हैं, उसमें एक ही अभिकारक, या फिर बोल सकते हैं एक ही जो भी प्रोडक्ट था उसका विस्थापित हुआ, सी गया ए के साथ, बी बेचारा अकेले रह गया। लेकिन द्विविस्थापन में क्या हुआ कि इसका वाला इसके साथ भाग गया, इसके वाला इसके साथ भाग गया। समझ रहे बात को, इसका इसके साथ भाग गया, इसका इसके साथ भाग गया। जैसे यहाँ पे देखो, इसका इसके साथ भाग गया, इसका इसके साथ भाग गया, लो सोडियम के साथ क्लोरीन चल गया था, वो ना, इधर देखो वो ना, तो ये क्या हुआ, द्विविस्थापित हो गया, दोनों अपना अपना यौगिक को विस्थापित कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताइए समझ में आया नहीं, कमेंट में जरूर बताना है कि समझ में आया या नहीं आया। वाह हीरो, यहाँ तक अगर तुम आ गए हो ना तो बहुत पेशेंस धारी हो। पेशेंस धारी मतलब समझते हो ना, तुम्हारे पास बहुत पेशेंस है। पीछे हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो पीछे हम लोग पहुँच गए हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत आसान है बबुआ। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है ये समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, मतलब उपचयन अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। देखो, बड़ा बड़ा परिभाषा भी लिख के लाते, उसको बकर बकर करते, फिर दिमाग खराब होता। लेकिन हम चाहते हैं, जो हम नोट्स लाए हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि हम चाहते हैं कि आपको बड़ा नहीं, एक माइंड मैप की तरह छोटा छोटा दिखे। और आप नोट्स को जब बनाएं तो कृपया मेरी एक सलाह को माने, और सबसे पहला काम आप ये करें कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं हूबहू ऐसा ही पहला नोट्स बना लें। फिर से आप इस पे चर्चा करें, मतलब फिर से इस पे विचार करें और सोचें, और इसके सारे परिभाषाओं को आप खुद से लिखें। जैसे हम बता रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें सबसे पहले आप लिखिएगा उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की ह्रास होती है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे लिखिएगा सुंदर से अपने वर्डों में कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या इतना सुंदर से आप खुद से नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए ताकि आप खुद से लिख सकें, इसीलिए हम डायरेक्ट इस तरह से हिंट करके लाए हैं, और आपको समझना पड़ेगा। 2 कंडीशन बनेगा। पहला, या तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, ऑक्सीजन वृद्धि होगा और हाइड्रोजन ह्रास होगा, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन ह्रास होगा। तो जब ऐसा हो कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो, किसकी वृद्धि हो? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा से याद रख पाइएगा आप, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा से याद रख पाइएगा कि अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन की कमी हुआ तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रहा है तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन की कमी होगा। यानी उपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, ह्रास हो। अपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे? रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब उपचयन अपचयन समझ में आई बात? जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन कमेगा तो उपचयन बोलेंगे, ऑक्सीजन घटेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो अपचयन बोलेंगे। अब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों हो रहा हो,
आपको ऐसा रासायनिक अभिक्रिया मिल जाए जिसमें दोनों हो रहा हो, तब उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आई? जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, यानी कि दोनों हो रहा है, कहने का मतलब हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास भी हो रहा है। हाइड्रोजन की वृद्धि, जैसे कि एक हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, दोनों साथ साथ होती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लाए हैं, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है तो उसको रेडॉक्स कहेंगे। तो कैसे? जैसे CuO प्लस H2O किए तो तापमान दिए तो Cu प्लस H2O हो गया है, यानी इसमें दोनों हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर देखो Cu ऑक्सीजन। और ये सबसे पहले एक और बात बताओ कि उपचयन अपचयन समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा और रेडॉक्स समझ में आ जाएगा। उपचयन अपचयन समझ में आ गया तब रेडॉक्स समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो समझ में आया? उपचयन अपचयन। अंग्रेजी में अगर बोले उपचयन तो ऑक्सीडेशन हम लोग बोलेंगे। ऑक्सीडेशन से हम लोग ये याद रखेंगे जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, यानी कि उपचयन बोलेंगे। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। अब बोलो मतलब इसको हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं? इस तरह से बहुत इजी वे में। बस बात ये होगा कि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो कुछ दिन बाद इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, भूल जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा और भूल जाइएगा कि उपचयन में क्या हो रहा था, अपचयन में क्या हो रहा था। हो सकता है वहाँ पे अंग्रेजी ना लिखा हुआ हो, अंग्रेजी तो आप आराम से पकड़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की वृद्धि, रिडक्शन ऑक्सीजन की कमी। लेकिन अंग्रेजी नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे याद रखना है उपचयन। उप से याद रखना है कि उप होगा, ऑक्सीजन ऊपर होगा, ऑक्सीजन उप होगा मतलब ऊपर होगा, मतलब बढ़ेगा। उपचयन उप होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, और अपचयन मतलब घटेगा, ऐसे करके। और वैसी अभिक्रिया जिसमें दोनों हो, हाँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिला करके तापमान दिए तो कॉपर प्लस H2O जल में टूट गया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोले रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसमें देखो दोनों कैसे हो रहा है, अब इसको समझते हैं। जैसे ये तो समझ गए, अब दोनों कैसे हो रहा है। इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड CuO था, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो ये इसके साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या हुआ? इसके साथ घटा, यानी कि ऑक्सीजन की ह्रास हुआ। कॉपर के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए था ना, लेकिन वो भाग गया छोड़ करके उसको, हाँ, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ह्रास हुआ। हाइड्रोजन बेचारा अकेले था, लेकिन इसके पास आ गया ऑक्सीजन, तो H2O जल बन गया, तो इसके साथ क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इसके साथ क्या हुआ? हानि हुआ, ह्रास हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स जिसमें दोनों हो। अब दैनिक जीवन के दुश्मन कौन है? दैनिक जीवन के दुश्मन के रूप में हम लोगों को एक दो चीज याद करना है और पढ़ना है। आपके दैनिक जीवन में कौन आपसे दुश्मनी करता है, कौन आपके दुश्मन है? देखिए, तो दैनिक जीवन के दुश्मन में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि संक्षारण। संक्षारण कहते किसको है? संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण बहुत इजी है, आप लोग समझते होंगे इस बात को, कि धातु का नमी और अम्ल के संपर्क में आकर कमजोर होना। धातु का नमी और अम्ल के संपर्क में आकर धातु कमजोर होता है तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जम जाना, ये सब क्या कहलाता है? संक्षारण। अब हम लोग संक्षारण को फिर से समझते हैं। लोहा देखा होगा घर में, लोहा में जंग लग गया होगा। ये देखो मेरे पास भी लोहा है, देखो इधर जंग लगा हुआ, इधर और इधर। तो लोहा में जंग लगा, उसका एक दो कारण हो सकता है, या तो अम्ल के संपर्क में आया हो, या तो उसके साथ नमी यानी हवा में जो नमी होती है वो उसके संपर्क में आया है। तो हवा या अम्ल अगर कोई आयरन के संपर्क में आता है तो वो आयरन क्या हो जाता है? जंग लग जाता है उसमें। तो जंग लग गया तो उसको हम लोग कहते हैं संक्षारण हुआ। बात समझ में आया? संक्षारण किसको बोलेंगे? संक्षारण किसको बोलेंगे? धातु का नमी और अम्ल के संपर्क में आना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ जाना। हाँ, तो अब कभी भी पूछे कि संक्षारण किसको कहते हैं तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब धातु को नमी या फिर अम्ल के संपर्क में लाते हैं, कोई भी धातु है उसको जब हम लोग नमी और अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वो उसके संपर्क में आने पर अगर कमजोर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। उसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसा लेपन या फिर पेंट करते हैं। जो दीपावली में आप घर को एकदम दमादम पेंट कर देते हैं, घर में जो आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, गेट वेट है लोहा का, उसको पेंट करते हैं। ऐसे तो शौक के लिए भी पेंट किया जाता है, कलर दिखे अच्छा सुंदर। लेकिन साथ में उसके साथ सबसे बड़ा बचाव ये भी होता है कि लोहा पे अगर आप पेंट कर दिए तो वो आपको संक्षारण से बचा रहा है या नहीं? संक्षारण से बचा रहा है या नहीं? अब दूसरा है विकृत गंधिता किसको कहते हैं? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। देखिए, तो सबसे पहली बात ये पढ़ने के लिए आ रहा है आपको कि 10 के कितना स्टूडेंट को देखे हम
कि टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक का नाम लिखा है, उसको पढ़ने के लिए ही नहीं आ रहा है तो क्या समझेगा वो टॉपिक को। तो विकृत गंधिता किसको कहेंगे? तो विकृत गंधिता समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि तेल और वसा का उपचयन होकर स्वाद और गंध खराब होना। कोई तेल और वसा जो कुछ खाने की सामान आप रखे हैं, तो उसमें तेल होगा, वसा होगा, तो मान लीजिए उसका उपचयन हो गया। अब देखो उपचयन हो गया, जैसे हम बोले उपचयन हो गया, पीछे आ जाओ, तब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अपचयन नहीं, उपचयन हो गया। उपचयन होकर स्वाद और गंध खराब हो जाता है। बहुत देर समय तक अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं खाना को तो खराब होता है ना जी, तो वो खराब हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। खुले में रखे चिप्स या नमकीन का सील जाना। देखो खुले में अगर हम लोग नमकीन और उसको रखते हैं, नमकीन की पैकेट हो या फिर कुरकुरे वुरकुरे जो भी हम लोग खाते हैं, चिप्स हो नमकीन हो, उसको खुले में तुम रख देगा तो वो क्या होगा, क्या होता है वो बताओ, क्या होगा? वो बदबूदार हो जाएगा, खाने में भी स्वाद खराब लगेगा, लेकिन खाएगा आदमी का है पहले ये बदबू देवे लगेगा तो खाएगा तुम बताओ। यानी कि ये इसको हम लोग, इस क्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से ही बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस को भर करके रखा जाता है। किसमें? चाहे चिप्स का पैकेट हो या फिर नमकीन का पैकेट हो। देखें आप लोग, तो यहाँ से हम लोग को याद रखना है कि संक्षारण किसको कहेंगे? तो धातु की नमी और अम्ल में संपर्क आकर कमजोर हो जाता है, उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन के दुश्मन है। विकृत गंधिता किसको कहेंगे? तेल और वसा के उपचयन होकर के स्वाद और गंध खराब हो जाता है, उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि विकृत गंधिता से हम लोग बचेंगे कैसे? तो वायुरोधी बर्तन में नाइट्रोजन गैस भरेंगे। जैसे चिप्स विप्स के पैकेट में अगर पूछ देता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा हुआ होता है, तो बोलना है नाइट्रोजन। क्यों? विकृत गंधिता से बचाने के लिए। विकृत गंधिता अगर हो गया, खराब हो जाएगा, इससे बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन ये सब का गैस डाल दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक नज़र में सब कर। एक नज़र में सब कर, वाह क्या राइम बनाया है मेरे को। एक नज़र में सब करना है मतलब सब याद करना है, सब कवर। एक नज़र में सब कवर, एक नज़र में सब कवर। सबसे पहले हम लोग पढ़े कौन सी अभिक्रिया है, पैटर्न क्या, उसका मुख्य पहचान क्या है, उदाहरण क्या है। एनसीईआरटी में जो उदाहरण है वो लेकर के आए हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या हुआ? दो अभिकारक मिल करके एक प्रतिफल को बनाया। एकल उत्पादन बनना, यानी एक उत्पादन बनना, जैसे CaO प्लस H2O बन मिल करके CaOH का होल ट्वाइस बना था। संयोजन को कैसे याद रखेंगे? मतलब कि दो को गुल खिला करके तीसरा निकल गया, समझ रहे हैं ना? दो को गुल खिलाया तीसरा बन गया। वियोजन में क्या होगा? एक को गुल खिलाएगा और दो को बन जाएगा, यानी कि AB को या तो हीट दो, या तो सूर्य की प्रकाश दो, या तो इलेक्ट्रिसिटी दो, कुछ दो, इसको जल्दी दो, और देने के बाद वो दो में टूट जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वियोजन। जैसे CaCO3 CaO प्लस CO2 में बट गया, इसको हम लोग एकल अभिकारक का टूटना कहते हैं। इसमें एकल उत्पादक का बनना, यानी कि उत्पादक एक बनेगा। इधर वाला को क्या बोले थे? अभिकारक, इधर वाला को उत्पादक या प्रतिफल। तो एकल उत्पादक, एक उत्पादक बना, इसको हम लोग संयोजन बोले। एक उत्पादक टूट करके एक एकल अभिकारक टूट करके दो प्रतिफल बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, तो विस्थापित हो गया, यानी कि A अकेले था, B के साथ उसकी गर्लफ्रेंड C थी, लेकिन जब B के साथ C था, A अकेले था, लेकिन जब अभिक्रिया करवाएं तो C हो गया एक नंबर के गद्दार, छोड़ के चल गया, कट के चल गया। समझ रहा है ना? जैसे तुम्हारा काट के गई, वैसा ये इसका काट के चल गया, A के साथ चला गया। क्यों ऐसा होता है? जब कोई ताकतवर कमजोर को हटा करके खुद की ओर कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। A BC के साथ किए तो C चल गया A के साथ, तो AC प्लस B बच गया, यानी विस्थापित हुआ। एक अभिकारक इसमें ये अकेले था बेचारा, इसके साथ दो को था, ये क्या हुआ कि छोड़ के इसको चल गई, जैसे तुमको छोड़ के चल गई। अब याद रहेगा, इसी से याद रखना, जैसे तुमको छोड़ के चल गई वैसे इसको याद रखना। तो AC प्लस B बन गया, ताकतवर द्वारा कमजोर को हटाना। जैसे Fe प्लस CuSO4, जो SO4 है वो Cu कॉपर को छोड़ करके लोहा के आयरन के साथ चला गया, FeSO4 प्लस Cu बन गया। पीछे ये सबको हम एक्सप्लेन कर दिए थे। द्विविस्थापन, जिसमें एक ना विस्थापित हो, दो विस्थापित हो, यानी लेन देन का मामला हो। एक मेरा लो, तुम अपना एक दो, मेरा जगह भी खाली नहीं रहेगा। AB प्लस CD बन गया AD प्लस CB, यानी A के साथ D चला आया, A के साथ D चला आया और C के साथ B चला गया। इसका वाला इसके पास चला गया, इसका वाला इसके पास चला गया। A वाला चल गया किसके पास? A वाला चल गया C के पास, C वाला चला आया A के पास। आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 का अभिक्रिया करवाएं तो BaSO4 2NaCl बन गया था, पीछे हम लोग देख लिए थे। बताइए इतना में कोई दिक्कत होगा?
ये हमारा एक नज़र हो गया सारी अभिक्रिया पे। और क्या आपको ये सारा अभिक्रिया समझ में आया? आपको भी इस तरह से लिख लेना है सुंदर से नोट्स की तरह और याद रखना है। बताइए कोई दिक्कत होगा? 10th में हम लिख करके देते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये साइन कर दिए इधर, ठीक है। चलो रेड पेन से साइन करते हैं। हम यहाँ पे आपको साइन कर दिए, मतलब इससे एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। यहाँ पे ये पेज से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता ही है अभिक्रिया से, तो ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा। ये रहा हमारा सिग्नेचर, याद रखना है कि इससे एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग सारी अभिक्रियाओं को, याद रखेंगे ताकि इससे आएगा। अब हम लोग एक माइंड मैप के जरिए जो जो पढ़े हैं इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स को, उसको ध्यान में रखना है। मेन टॉपिक्स क्या पढ़े हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया को। क्या पढ़े हैं? रासायनिक अभिक्रिया को पढ़े हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग इधर आ जाओ तो प्रकार को पढ़े हैं, जो कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़े हैं। रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पहचानना सीखे थे। पहचानना कैसे सीखे थे? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस या तापमान, इस तरह से परिवर्तन अगर होगा तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, सबसे पहला पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, सबसे पहला पॉइंट अवस्था में रंग, गैस और तापमान। दूसरा समीकरण क्या होगा? तो समीकरण अगर कंकाली है तो उसको हम लोग संतुलित करेंगे। कंकाली है मतलब कि वो संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करेगा मतलब अभिकारक जितना रहेगा, अभिकारक का जो द्रव्यमान रहेगा, समीकरण अभिकारक का द्रव्यमान जितना रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रतिफल या फिर उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान होगा। तीसरा क्या है? उसका प्रकार, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। चौथा हम लोग अपने दैनिक जीवन के प्रभाव को पढ़े, संक्षारण और विकृत गंधिता। इस बोर्ड में जितना लिखा हुआ बस इतना ही हम पढ़े हैं, और भी एक्स्ट्रा इससे कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे, वो एक और वीडियो लाएंगे उसमें करवाएंगे। ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें इतना चीज हम लोग आज कवर किए हैं। अब समझना है हमको ध्यान से कि ये वीडियो हम लोग साइंस को 2 फेज में पढ़ेंगे। साइंस के हर एक चैप्टर को 2 फेज में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो एक ही वीडियो में सब चैप्टर खत्म होगा, सब चैप्टर एक वीडियो, वो भी 1 घंटा के अंदर। सब हम एक बात बता देते हैं फिर से, सब साइंस के चैप्टर को हम लोग 2 फेज में पढ़ेंगे। साइंस को हम लोग 2 फेज में पढ़ेंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हम लोग पूरे बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे चीज़ों को एकदम अच्छा से, साइंस के जो बेसिक जिसको इस क्लास में जिसको पढ़ना है उसके पूरे चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एकदम छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। उसके बाद दूसरा फेज में हम लोग उससे रिलेटेड जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो सकता है वो करेंगे। तो ये वीडियो हमारा फेज 1 है, जो कि एकदम बेसिक से बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा तो इसके हार्ड वाला को हम करवाएंगे, ठीक है। अब है एग्जाम में सक्सेस शीट। देखो सब कुछ बना के लाएंगे हम कि आप एग्जाम में कैसे सक्सेस होइएगा, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ध्यान देंगे कि भौतिक अवस्थाओं में प्रतीक याद रखें कि ठोस को एस से लिखेगा, द्रव को एल से, गैस को जी से, जलीय विलयन को AQ से लिखेगा। ये शुरू में ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे उसके आगे एस लिख दिए हैं तो समझ जाना है वो सॉलिड है, ठोस लिख दिए हैं तो समझ जाना एल है, गैस लिख दिए तो समझ जाना जी है समझ जाना गैस है, जलीय अगर विलयन है तो AQ। द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण हमेशा संतुलित समीकरण ही लिखे। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये आपको बताता है कि समीकरण जब भी हम लोग लिखेंगे तो वो संतुलित होना चाहिए। शोषण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया, सब्जेक्टिव में भी इसका समीकरण लिखने के लिए दे दिया, जो कि हम पीछे बता दिए थे। श्वसन की कैसी अभिक्रिया है? जब भी पूछे तो बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा, सफेदी करने के लिए बूझा चूना का उपयोग किया जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। जो हम लोग बूझा चूना के बारे में पीछे पढ़े हैं ना, उसका यूज किया जाता है सफेदी करने के लिए। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण रोकने के लिए, जो हम लोग विकृत गंधिता पढ़े हैं, उसको रोकने के लिए कौन सा गैस भरते हैं? नाइट्रोजन का गैस भरते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको लिखना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी लर्न्स टू स्मार्ट सक्सेस। ऑल द बेस्ट। स्मार्ट स्टडी आपको ही अभी के समय में जितना आप स्मार्ट स्टडी कीजिएगा उतना आपको स्मार्ट स्कोर मिलेगा। स्मार्ट स्टडी लीड्स टू स्मार्ट स्कोर्स। जितना आप स्मार्ट स्टडी कीजिएगा उतना आपका स्मार्ट स्कोर आएगा। बानर बाकल निहन रटते रहिएगा, घोर के पीते रहिएगा और दिमाग में नहीं डालिएगा, बेकार हो जाएगा। देखो अभी का समय है कि तुम कॉपी में कितना लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है,
अरे एक बात बताओ, तुम्हारा कॉपी में कितना लिखा हुआ है इससे कैसे मतलब हो सकता है यार? तुम अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, सिर्फ कॉपी में छाप लिया, खत्म कर दिया, इससे तुम्हारा पढ़ाई सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, या स्मार्ट स्टडी नहीं हुआ? तुम तो कॉपी में खाली लिख लिया है। क्यों लिखा है? किताब में भी तो लिखा हुआ है, फोन में भी तो लिखा हुआ है, तो क्या उससे तुम पढ़ लिया? नहीं ना। अब तुमको स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी मीन्स तुमको कॉपी में कम लिखना है और अपने दिमाग में ज़्यादा लिखना है। जब जरूरत पड़ेगा कि हमारे दिमाग में चीज़ों को भूल रहे हैं, तब कॉपी से बस रिवाइज करेंगे, इस तरह नोट्स बनाना है। लेकिन कॉपी डिपेंडेंट अभी सबसे ज़्यादा तो यही तो हो रहा है बिहार में यार। तुम कॉपी में छाप रहा है, पढ़ कहाँ रहा है तुम? पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा कि कॉपी में कम पढ़ो और दिमाग में ज़्यादा डालो। और हम जितना भी अभी टोटल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, फिर से देख लो, हमारा ये खत्म हो गया, ठीक ना? अब कुछ नहीं है, बता देते हैं पहले, कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया। फिर से देख लो, जितना भी हम लोग ये चैप्टर साइंस के पढ़ेंगे, टोटल 16 चैप्टर, सबसे पहली बात 16 चैप्टर एक एक वीडियो में पढ़ेंगे और इसी तरह से शॉर्ट मेथड में एकदम याद रखने की कोशिश करेंगे कि हमेशा के लिए याद हो, इस तरह से पढ़ेंगे। अब तुम्हारा समय यही आ गया, किस चीज़ का समय? यानी आपको याद रखना है कि हम लोगों को अब स्मार्ट स्टडी करना है ना, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करने का ज़माना आ गया। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हम लोगों को बस जो टॉपिक है उस टॉपिक को डायरेक्ट समझना है, दिमाग में रखना है। कॉपी कलम लिखने से ज़्यादा दिमाग को घिसना है, और दिमाग को घिसिए। और कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा कि ये बेसिक्स आपको सारा समझ में अगर आ गया है, एक एक टॉपिक, हर एक टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है, तो ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ, आप चाहते हैं कि साइंस का एक फेज़ 2 का वीडियो आ जाए। फेज़ टू मीन्स क्या? फेज़ टू मीन्स थोड़ा हार्ड लेवल का वीडियो आ जाए, यही ना? हाँ, वही कमेंट करके तुमको बताना है कि फेज़ 2 लाइए। फेज़ 1 फेज़ 2 करके मैथ को भी पढ़ रहे हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 करके हम लोग साइंस को भी पढ़ रहे हैं। तुम चाहता है अगर फेज़ 2 आ जाए तो कमेंट करो, बताओ कि हाँ फेज़ 2 चाहिए आपको, और बेसिक समझ में आया कि नहीं वो भी कमेंट में बताओ। और स्मार्ट स्टडी करो, चीज़ों को दिमाग में ज़्यादा डालो और कॉपी में कम लिखो, है ना? एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार हमारा वीडियो देखो, 30 मिनट 1 घंटा का तो वीडियो है, तुम उसको 2x करके देखेगा तो 30 मिनट में देख लेगा, है कि नहीं? दोगुना करके देखो, फटाफट समझ में आ गया। फिर एक बार रिवीजन कर लिए, फटाफट समझ में आ गया। उसके एकदम फोटो कॉपी जैसा नोट्स बना लिए, जैसे लिखे हैं एकदम वैसा नोट्स बना लिए, ताकि रिवीजन करने में आसानी होगा। उसके बाद आपका मन है तो सारे परिभाषाओं को बड़ा करके लिख लिए, बात खत्म। यानी कि मुश्किल से 16 चैप्टर, 16 घंटा देना है, खत्म कहानी। कुछ है ज़्यादा? कुछ नहीं है। तो मतलब ये स्मार्ट स्टडी का ज़माना है ना। अगर आप अभी भी वही चक्कर में रहिएगा कि एक एक चैप्टर को पूरा परिभाषा लिख रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ याद ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और सारे नोट्स को ज़रूर आपको बना लेना है ताकि आप सुंदर से पढ़ सके। एग्ज़ाम का सक्सेस सीट यही है कि आप अगर स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आप स्मार्ट स्कोर कर पाइएगा, नहीं तो सब कर रहा है वही कीजिए, टाइम पास। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है।